गुड मॉर्निंग। पीएचटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान परंपरागत विधि की यह व्याख्यान विधि है और इस व्याख्यान विधि ये विधि भी एक क्या है, पाठ्य पुस्तक के विधि की तरफ प्राचीनतम विधि है। जबकि इस विधि का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र न होकर अध्यापक होता है और अध्यापक के माध्यम से इस विधि को क्रियान्वित किया जाता है, क्योंकि अध्यापक का जो विशेष सामग्री है वो इस विधि के माध्यम से बालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो एक भाषण के माध्यम से करता है। और अध्यापक इस विशेष सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक इस विशेष वस्तु को अपने घर पर निर्मित करता है और घर पर निर्मित करने के बाद में वह अपनी विषय वस्तु को भाषण के माध्यम से कक्षा के अंदर छात्रों के सामने देव रखता है। तो इस प्रकार के से हम इसे कह सकते हैं कि यह विधि कैसी है, व्याख्या, यह एक भाषण विधि है और भाषण विधि को हम व्याख्यान विधि के नाम से भी जानते हैं। तो व्याख्यान विधि का दूसरा नाम क्या है? भाषण विधि भी है। अतः अब हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि के कुछ गुण हैं और कौन कौन से हैं। पहला गुण है ज्ञान तीव्र गति से दिया जाता है। व्याख्यान विधि के द्वारा जो बालकों को अध्यापक के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है और विषय वस्तु को तुरंत तैयार करके तीव्र गति के माध्यम से दिया जाता है, ताकि छात्रों को विषय वस्तु वो आसानी से समझ में आ सके। अतः व्याख्यान विधि के माध्यम से जो छात्रों को ज्ञान दिया जाता है वो कैसी गति से दिया जाता है? तीव्र गति के माध्यम से दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण करवाया जाता है। व्याख्यान विधि के माध्यम से जो अध्यापक के लिए सरलता की बात यह है कि व्याख्यान विधि के द्वारा अपना जो पाठ्यक्रम है और निश्चित समय अवधि के दौरान उस पाठ्यक्रम को आसानी से कक्षा के अंदर छात्रों को भाषणों के माध्यम से पूर्ण करवा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस विधि का दूसरा गुण यह है कि पाठ्यक्रम को आसानी से तय सीमा के अनुसार पूर्ण करवाया जा सकता है या पूर्ण करवाने में ये विधि समर्थ है। फिर नेक्स्ट है बड़ी कक्षाओं है तो उपयोगी। व्याख्यान विधि है ये बड़ी कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी विधि है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं के द्वारा हम इस विधि के द्वारा बड़ी कक्षाओं के लिए इसलिए इस विधि को उपयोगी माना है क्योंकि ये भारतीय परिवेश देखते हैं कि वहाँ पर संख्या कक्षा के अंदर जो छात्रों के आकार होता है वो कक्ष के माध्यम से बहुत बड़ा होता है। एक क्लास के अंदर कम से कम 60, 70, 80 बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने हैं तो ये विधि है ये काफ़ी उपयोगी है। तो कक्षा के बड़े आकार है तो भी ये विधि काफ़ी उपयोगी है और हम भाषण के द्वारा एक साथ कई लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो बड़ी कक्षा है तो भी उपयोगी है ये विधि। फिर विद्यार्थी श्रोता के रूप में इस विधि के अंतर्गत अध्यापक का मुख्य कार्य होता है भाषण देना होता है। वही एक शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण कार्य ये बन जाता है कि वह एक श्रोता के रूप में बैठे बैठे अध्यापक की बातों को सुने और उनकी बातों के ऊपर अनुसरण करे। इस प्रकार से ये विधि क्या है, बालकों को एक श्रोता बनाती है, जिसके माध्यम से बालकों के अंदर श्रवण कौशल का विकास होता है। फिर भाषण देने में प्रवीणता का विकास। इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर भाषण देने का जो कौशल है वो विकसित होता है। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों के अंदर भी अध्यापक के भांति अच्छे कुशल वक्ता के गुण आ जाते हैं और हर छात्र भाषण देने में काफ़ी उपयुक्त और अच्छा बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषण वाक कौशल के अंदर इस विधि की प्रवीणता मानी जाती है। तो इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर अच्छा भाषण देने, अच्छी स्पीच देने की जो कौशल है वो विकसित होता है। ये मितव्ययी, ये विधि काफ़ी मितव्ययी है। इसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस विधि के माध्यम से अध्यापक को किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो विषय वस्तु दी जाती है या वो घर से निर्मित करके आया है उस विषय वस्तु को छात्रों के सामने एक अपनी वाणी में उसको प्रचारित करना है या अपनी वाणी में उसको प्रस्तुत करना है। तो इस प्रस्तुतिकरण के अंदर कहाँ इतना धन का खर्च होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये विधि एक शिक्षण के क्षेत्र के अंदर काफ़ी मितव्ययी है। अतः इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि ये काफ़ी मितव्ययी है। इस प्रकार से ये तो होते हैं शिक्षण व्याख्यान विधि के गुण। अब हम कुछ व्याख्यान विधि के दोषों के बारे में बात करेंगे। तो व्याख्यान विधि का पहला दोष है
उच्च कक्षा हेतु उपयोगी। व्याख्यान विधि है ये उच्च कक्षा हेतु काफ़ी उपयोगी है, लेकिन जो निम्न स्तर की कक्षा है उनके लिए ये विधि काफ़ी नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि के द्वारा हम निम्न स्तर की कक्षा को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि निम्न स्तर के बालकों का जो बोध स्तर है वो व्याख्यान के काबिल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह विधि है तो उच्च स्तर की कक्षा है तो उपयोगी बनकर रह गई है, न कि निम्न स्तर के विद्यार्थियों को। ये बाल केंद्रित न होना। व्याख्यान विधि है ये कैसे बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित नहीं है इसलिए नहीं है कि इस विधि का जो केंद्र बिंदु है वो बोले अध्यापक है। अध्यापक केंद्र बिंदु होने के कारण ये विधि बाल केंद्रित नहीं है। अध्यापक इसके अंदर भाषण देता ही जाता है और बालक वो सुनते ही जाते हैं, लेकिन वह बालकों की रुचि अभिरुचियों का ध्यान न रखते हुए ज़्यादा समय तक भी भाषण देता रहता है। ऐसी स्थिति में बालक है वो एक निष्क्रिय बन जाते हैं, उनके अंदर निष्क्रियता का भाव आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये विधि बाल केंद्रित न है। फिर निष्क्रियता को बढ़ावा देना। व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों में जो एक्टिवता का को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि छात्र एकमात्र श्रोता की भांति रह जाते हैं, न कि रह जाते हैं, क्योंकि अध्यापक पूरे दिन भाषण विधि के माध्यम से वह छात्रों के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करता रहता है, जबकि बालकों को किसी भी प्रकार की क्रिया करने का उनको समय नहीं देता। ऐसी स्थिति में ये विधि क्या निष्क्रियता को बढ़ावा देते हैं। इसमें मात्र छात्र व श्रोता बनकर ही रह जाते हैं और इस प्रकार से यह अध्यापक और छात्र में क्रियाशीलता का अभाव पाया जाता है। अध्यापक क्रियाशील रहता है लेकिन छात्र क्रियाशील नहीं रहता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यह विधि निष्क्रियता को बढ़ावा देती है। फिर रटने की प्रवृत्ति पर व्याख्यान विधि है। तो व्याख्यान विधि है ये क्या है, इसका महत्वपूर्ण दोष ये है कि ये विधि छात्रों के अंदर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। जैसे एक अध्यापक है जो अपने छात्रों के लिए भाषण के माध्यम से विषय वस्तु को तैयार करना है, तो वो पहले अपने विषय वस्तु को क्या करेगा, घर में जाके इस विषय वस्तु को निर्मित करेगा और उस विषय वस्तु को निर्मित करने से पहले उसको उस विषय वस्तु को बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार उसको रटना पड़ेगा, जब जाकर वो कक्षा के अंदर अपने इस विषय वस्तु को पढ़ा पाएगा। अतः यह विधि हम कह सकते हैं कि यह विधि है कैसे मितव्ययता यह विधि एक रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है और रटने की प्रवृत्ति पर बल देने के कारण ये विधि काफ़ी दोषपूर्ण विधि है, यह जिससे छात्रों के अंदर रटने की प्रवृत्ति का बोध होता है। इस वजह से यह विधि काफ़ी अनुपयोगी है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि भी एक प्राचीन विधि है। अतः इस प्रकार से ये व्याख्यान विधि के ऊपर हमारा एक क्लास थी जो कि इस प्रकार से थी, जिसके अंदर अध्यापक मुख्य बातों पर हमें ध्यान देना है। अध्यापक केंद्र बिंदु है, विषय वस्तु कौन प्रस्तुत करता है, छात्रों के समक्ष अध्यापक करता है, फिर उस विषय वस्तु को वो क्या करता है, निर्मित करता है, उसके बाद में उसको रखता है और ज्यों के त्यों डाल देता है। तो ऐसी विधि कौन सी कहलाती है, व्याख्यान विधि कहलाती है। इसके निम्नलिखित गुण है कौन कौन से, ज्ञान तीव्र तेज गति से लेना, पाठ्यक्रम सही समय पर पूर्ण करना, बड़ी कक्षा है तो उपयोगी है, विषय विद्यार्थी श्रोता के रूप में होता है, भाषण देने में प्रवीणता पाई जाती है और मितव्ययता वाली विधि है। फिर इसके दोष हैं, तो उच्च कक्षा है तो उपयोगी विधि है, फिर बाल केंद्रित नहीं है, उसके अलावा निष्क्रियता को बढ़ावा देती है और रखने की प्रवृत्ति पर बल देती है। इस प्रकार से यह व्याख्यान विधि थी। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।